नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की और आपको बताएंगे कि बल्लभगढ़ के बस अड्डे में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं आखिरकार वो किस कदर डर के साए में काम कर रहे हैं। बल्लभगढ़ के बस अड्डे ड्यूटी सेशन कमरे के अंदर काम करने वाले कर्मचारी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। डर के साए में रहकर वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर टूटी दीवार और झड़े हुए लेंटर के नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित नाहर सिंह बस स्टैंड में प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों से दिल्ली बसें भी आकर यहाँ से लोगों को लेकर जाती है और उनकी मंजिल तक पहुँचाती है। वहीं बल्लभगढ़ में ही ड्यूटी सेशन कमरे की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लगातार डर के साए में कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। अधिकारियों को कमरे की खस्ता हालत के बारे में अवगत करवाने के बावजूद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब आखिरकार इन कर्मचारियों ने मीडिया के सामने गुहार लगाई है कि इस खस्ता हालत कमरे को सुधारा जाए, क्योंकि कई बार अक्सर इससे बरसात के दिनों में पानी उनके दरवाजे और कंप्यूटर को भिगो देता है। वहीं आए दिन उनके बैठे रहते ही लेंटर भी भरभरा कर नीचे गिर जाता है, जिससे हादसे की संभावना लगातार उनके जहन में बनी रहती है। इससे उनका ध्यान काम में नहीं लग पाता और इस कमरे की छत के नीचे 10 लोग काम करते हैं। कमरे की छत का सारा प्लास्टर टूटा हुआ है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि 2 साल से इस कमरे की हालत को लेकर महाप्रबंधक को अवगत कराया है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि प्रदेश मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद जिले में होने के बावजूद उनकी बल्लभगढ़ विधानसभा के स्थित बस अड्डा कार्यालय कब तक और कितना जल्दी दुरुस्त हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या आपने कभी इसकी शिकायत दी है? हाँ जी, इसकी शिकायत हमने कई बार दे चुके हैं जी। और हमने ये भी कहा कि अगर आप इसकी मरम्मत नहीं कराते तो हमारा रूम चेंज कर दो। अच्छा। लेकिन इस चीज़ के बारे में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कितने लोग काम करते हैं इसमें इवनिंग मॉर्निंग टोटल लगा के 10 आदमी काम करते हैं। कहाँ तक शिकायत पहुँचाते हैं? किसको दी है अभी तक? हम तो अपने महाप्रबंधक को, सबसे पहले जो हमारा यहाँ डीलिंग हैंड है बिल्डिंग क्लर्क, उसी को अपनी शिकायत देते हैं। क्या परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के पास आपने गए? नहीं, साहब के पास तो हम जब जाते हैं कि भाई जब हमने पहले अपने अधिकारी को अवगत कराना होता है। अच्छा, अभी तक उनकी आश्वासन नहीं मिला? अभी हमें कोई भी आश्वासन नहीं है जिसके लिए। आप क्या चाहते हैं? वैसे ये चाहते हैं या तो इसकी छत को बदला जाए या हमारा रूम चेंज किया जाए, क्योंकि बारिश में, पूरी बारिश में अगर एक बार बारिश होगी कम से कम 10 दिन के लिए, ऐसे ही 10-15 दिन के लिए टपकता रहता है। इसमें सारे कागजात जो हमारे हैं वो सारे भीग जाते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर भीग। और हमारा ड्यूटी सेक्शन में हम 10 आदमी कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के बाद ये इसके बारे में कम से कम 2 साल हो गए मैं अवगत कराते वर्बली अवगत भी करा दिया, रिटर्न में भी दे दिया महाप्रबंधक महोदय जी को, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक भी किसी प्रकार के। मैं प्रेस प्रवक्ताओं के जरिए, आपके जरिए माध्यम से हमारी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, महासंघ, SKS सबके द्वारा अवगत भी करा दिया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं किया। किसी भी तरह से हमारा ये सुरक्षित रहे, हमारे कर्मचारी सुरक्षित रहे, आगामी भी भविष्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी आप ही के जिले से हैं, क्या कहेंगे? उनको शिकायत दी गई है? परिवहन मंत्री जी कहते हैं आपके लिए बढ़िया वो कराए जाएंगे, रूम भी कराए जाएंगे, रेस्ट रूम भी कराए जाएंगे, लेकिन वो वहाँ से तो फोन पर आ जाता है जी हो जाएगा, लेकिन उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कभी जायजे दौरे पे आते हैं, कभी उनके दिखाए आपने ये हालत? वो तो जी डिपो में आते हैं, कई बार निरीक्षण बाहर से बाहर निकल जाते हैं। मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, वो हर रूम में तो घुस नहीं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा द्वारा अलग अलग जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने बल्लभगढ़ जोन के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग लेने के लिए शहर थाना बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां पर बल्लभगढ़ DCP, बल्लभगढ़ ACP, सभी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहे। इस मौके पर कमिश्नर विकास अरोड़ा ने लगातार बढ़ रहे क्राइम पर अंकुश लगे, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे क्राइम ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा लगातार कोशिशें कर रहे हैं और इसी के चलते जोन वाइज सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर क्राइम पर अंकुश लगाए जाने के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर बल्लभगढ़ थाना शहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने DCP, ACP, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्जों के साथ मीटिंग के साथ ही पुलिस अधिकारियों की कमी पाए जाने पर अधिकारियों को
शो कॉज नोटिस भी जारी किया। मीटिंग के बाद कमिश्नर विकास अरोड़ा ने अचानक बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी का निरीक्षण किया, जहां चौकी की सुंदरता देखने पर वो खुश हुए और चौकी इंचार्ज द्वारा की गई मेहनत की काफी सराहना भी की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लगातार पुलिस क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग फैजाबाद के जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर क्राइम को कम करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जल्द ही क्राइम मुक्त होगा, ये जो शहर है वो जल्द ही क्राइम मुक्त होगा। वहीं कमिश्नर ने बताया कि बल्लभगढ़ जोन की मीटिंग में जिन थाना प्रभारियों की कमी पाई गई है उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। ये निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा। मैं आज ये बल्लभगढ़ का दौरा किया है। सिटी बल्लभगढ़ थाने में एक तो सारे मीटिंग भी हमने पूरी की है और साथ में कुछ चौकियों का भी औचक निरीक्षण वगैरह किया है। तो काफ़ी हमारा सुधार देखने को मिला है और बेसिकली हमारा फोकस यही है कि लोगों को न्याय मिले और जल्दी मिले। इसी के लिए हम लोग सारे प्रयासरत हैं, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो ईमानदारी से पुलिस काम करे, अच्छा व्यवहार करे और जल्दी ईमानदारी से कार्य करे। तो आज उसी की सारी रिव्यू मीटिंग हमने की है और साथ में कुछ लोगों से फीडबैक भी लिया है, मुलाजमों से भी लिया है, पब्लिक से भी फीडबैक लिया है और इसको और बेहतर बनाने के लिए हमने अपनी कार्य योजना भी बनाई है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पुलिस पहले से अपडेट है, परंतु कहीं ना कहीं अब जो रिसेंटली में जो लगातार हम देख रहे हैं क्राइम की घटनाएं कई बार सामने आ रही हैं, उस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाएगा? पुलिस को और कितना अपडेट करने की जरूरत है इसमें? क्राइम की जो घटनाएं हुई हैं वो लगभग सारी की सारी घटनाएं 24 घंटे के अंदर अंदर फरीदाबाद पुलिस ने ट्रेस की हैं। कल भी एक घटना हुई थी जिसमें कि जो कि बड़ी बार्बरिक और देखने में बहुत खूंखार टाइप की घटना थी, जिसमें कि वो जिसने पहले अटैक किया था दूसरी पार्टी पे, उसको हथौड़ों से ही लोग पीट रहे थे। तो उसमें भी 3 लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों के तीनों जो मार रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो जो भी घटना हुई है उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन और घटनाएं कम हों और ना हो, इसके लिए भी आज हमने राइडर PCRs के बारे में भी एक पूरी कार्यशैली अपनी बनाई है, जिससे हमारी पुलिस और एक्टिवली इस बारे में भी घटनाओं पे भी अंकुश लगा पाए। सर, जिस तरीके से बेखौफ होकर के बदमाशों ने हमला किया, कहीं ना कहीं बदमाशों में खौफ बनाने के लिए पुलिस और क्या करने वाली है? क्योंकि लगातार आप बता रहे हैं। देखो, हमारा ऐसा है कि कोविड की वजह से कुछ क्रिमिनल ज़रूर, कोर्ट्स की भी मजबूरी थी, कोविड की वजह से बेल पे कुछ क्रिमिनल आए हुए हैं, लेकिन हमें जो भी बेल पे मुलजिम आया है उसको हम पूरा फॉलो कर रहे हैं और उसको जो भी पॉसिबल उसके साथ कार्रवाई हो सकती है वो कर रहे हैं और उन पर पूरी हमारी नज़र बनी हुई है। इसलिए ही हम जल्द से जल्द इनको पकड़ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की और आपको बताएंगे कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 4 जिलों के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ स्कूल संचालकों ने जिला उपायुक्त फरीदाबाद को CM के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया। मौके पर पहुंचे बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान चंद्रसेन शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद का प्रदूषण ज्यादातर फैक्ट्रियों से हो रहा है, जो कि अभी भी खुले हुए हैं। स्कूलों से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि दिल्ली के मुकाबले फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर काफी कम है, हवा भी साफ है। इस सरकार केवल दिल्ली की तर्ज पर आदेश पारित करती है, अपनी तरफ से कोई सोची समझी प्रक्रिया नहीं होती। फरीदाबाद के लघु सचिवालय पर सरकार के आदेश पर स्कूल बंद होने के बाद फरीदाबाद के तमाम स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर तमाम स्कूल के प्रधान और एसोसिएशन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार तो दिल्ली की तर्ज पर रहती है, बिना सोचे समझे फैसले लेती है सरकार। तो फिर जब सरकार तो हरियाणा की, दिल्ली सरकार नहीं, जो दिल्ली ने फैसला लिया है, जो केजरीवाल सरकार ने लिया है, वही खट्टर सरकार लेती है। तो हम यही कहना चाहते हैं, खट्टर सरकार अपने फैसले अपने हिसाब से लो। 22 जिले हैं फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, 4 जिलों को बंद किया है, 18 जिलों का सब काम चल रहा है, बस भी चल रही है उनकी, वहाँ प्रदूषण नहीं है। तो अभी आप ज्ञापन देने आए, ज्ञापन ले लिया है? अभी DC साहब आए नहीं है और इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। DC साहब आएंगे, उनको ज्ञापन देंगे। पिछली बार जब आए थे, जब भी उन्होंने ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा था। हाँ, पिछली बार भी शायद नहीं थे तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उनको हमने अपना ज्ञापन दिया था, लेकिन अमल हो गया। अगले ही दिन स्कूल खुल गए, तो हम DC साहब का धन्यवाद भी करते हैं इस बात के लिए। और आज DC साहब आए, हमारा ज्ञापन लें और शाम तक घोषणा कर दें। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला को उसके पति ने 3 बार बोलकर तलाक दे दिया। पीड़िता का आरोप है कि पति अप्राकृतिक संबंध बनाता है और ससुर द्वारा दुष्कर्म भी किया गया है और विरोध जताने पर पीड़िता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया।
महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला प्रभारी वनीत ने बताया कि एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। उसकी शादी साल 2015 में एक युवक के साथ हुई थी। शादी में मायके पक्ष से ने यथासंभव दान दहेज भी दिया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उस दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और शादी के बाद से दहेज में 5 लाख रुपए व एक स्विफ्ट कार की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट कर प्रताड़ित किया जाने लगा। पति द्वारा जबरन अप्राकृतिक संबंध भी बनाए जाते। साथ ही पीड़िता ने बताया कि उसके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने विरोध किया तो मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता के पति ने विरोध करने पर उसे 3 बार बोलकर तलाक दे दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पीड़िता ने एक शिकायत दी थी कि उसकी 2015 में शादी हुई थी और उसने दहेज के आरोप लगाए हैं और 3 तलाक के भी आरोप लगाए हैं। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीश अभी जारी है। ठीक, जो पीड़िता है उसने कुछ अपने ससुर अपने पति के खिलाफ कुछ गलत आरोप भी लगाए हैं। हाँ, वो भी आरोप है, उसकी जांच की जा रही है। ओके, अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है मामले की। चलिए बढ़ता की खबर की और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा डी प्लान के तहत दिए गए 26 करोड़ से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों ने करीब 30 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस मौके पर जेजेपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने बताया कि गांव करनेरा, मिर्जापुर और टीकरी खेड़ा में गलियों और अन्य विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगी। इससे ग्रामीण लोगों को और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लाभ मिलेगा। ये जो डी प्लान का जो हमारा दुष्यंत चौटाला जी ने, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने फरीदाबाद के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान से जो ग्रांट दी है, उसके तहत ये काम आज यहाँ मिर्जापुर गांव में, जो कि गांव विधानसभा में है, वो कराए जा रहे हैं। और यही नहीं, पूरे फरीदाबाद के लिए उन्होंने लगभग 26 करोड़ रुपए डी प्लान के तहत दिया है। उसी के तहत सभी शहर की कॉलोनियों में, गांव में, सभी जगह समान रूप से सभी 6 विधानसभाओं में काम कराए जा रहे हैं। आज यहाँ एक गली का निर्माण होना है, उसका उद्घाटन करने हम आए हैं। और भी यहाँ गांव के कई काम हैं। इसी तरह और भी जगह, और भी गाँव में, कॉलोनियों में, सभी जगह हम जाएंगे, वहाँ शुरुआत काम की करेंगे। और हम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमारे शहर के लिए 26 करोड़ की ग्रांट दी, ताकि रुका हुआ जो विकास है उसे शुरू किया जा सके और फरीदाबाद के सौंदर्यीकरण, फरीदाबाद की जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो डी प्लान के तहत 26 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो हमारे जिम्मे सौंपा है, हमारे बीसी सेल के ज़िले के अध्यक्ष भारत यादव जी का एक गाँव है मिर्जापुर, उन्होंने हमारे को एक कार्य बताया था, तो हमने डी प्लान के तहत ये सड़क का निर्माण शुरू किया है। कितने की लागत से बनने वाले हैं आज? और भी कई गांवों में आपने शिलान्यास किए हैं। ये करीब ये 7 लाख रुपए की लागत से ये बनेगा। और करनेरा में 9,90,000 रुपए की लागत से बनेगा। टीकरी खेड़े में जो गांव में वो 5 लाख रुपए की लागत से कार्य शुरू। कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा इसका? लोगों को फायदा होगा इसलिए कि भाई यहाँ रोड बनेगा तो रोड। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम व गुड़गांव के जिला प्रभारी के रूप में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें जेजेपी पार्टी के 3रे स्थापना दिवस को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर के वो तैयारियों में जुट चुके हैं। जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम और गुड़गांव के जिला प्रभारी का यहां पहुंचने पर गांव के लोगों ने उनका फूल माला और पगड़ी बांधकर सम्मान किया। ठाकुर राजाराम ने बताया कि आने वाली 9 तारीख को जेजेपी पार्टी के 3रे स्थापना दिवस को लेकर पार्टी ने उनकी ड्यूटी लगाई है और उन्होंने बताया कि लाखों लोगों की तादाद में लोग इस रैली में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विचार सुनने पहुंचेंगे और उन्होंने बताया कि इस रैली में 1200 गाड़ियों का काफिला पहुंचेगा और लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहेंगे। गुड़गांव जिले का प्रभारी, हमारी 9 तारीख के लिए भरपूर तैयारी है। सभी जिले गुड़गांव के सभी कार्यकर्ताओं की, सभी कार्यकारिणी की, सभी सेलों के अध्यक्षों की, सभी हल्का अध्यक्षों की और अपने महिला सेल, युवा सेल, सभी की जॉइंट मीटिंग ली और हमारी रैली बहुत कामयाब होगी। करीब 1200 गाड़ियों का काफिला गुड़गांव जिले से जाएगा और इस रैली में लाखों की तादाद होगी और लोग जो है, लोगों में उत्साह है। लोग जो आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष चौटाला जी को सुनना चाहते हैं और भावी मुख्यमंत्री के रूप में दुष्यंत चौटाला जी को सुनना चाहते हैं और आदरणीय जेजेपी पार्टी
कि दोनों हमारी पार्टी के दोनों मुख्य नेता आदरणीय दिग्विजय जी, आदरणीय दुष्यंत जी, आदरणीय चौटाला साहब, अजय भाई साहब, इस रैली की कामयाबी के लिए सभी की जिम्मेवारी दी है और इसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल होंगे और छत्तीस बरादरी के लिए घोषणाएं होंगी। यह रैली झज्जर की रैली ऐतिहासिक रैली होगी और इसमें एक मुख्यमंत्री के रूप में दुष्यंत चौटाला। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। गीता महोत्सव को लेकर पलवल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पेंटिंग, लेखन, भाषण व संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नोडल अधिकारी जसवीर तेवतिया ने बताया कि गीता महोत्सव को लेकर स्कूलों में पेंटिंग, लेखन, भाषण व संवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उसके उपरांत जिला स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर कुरुक्षेत्र में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को गीता के उपदेश के बारे में जानकारी प्रदान करना है। युवा गीता में दिए गए उपदेशों को जीवन में उतारे और आदर्श जीवन व्यतीत करें। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलालपुर गर्ल्स की अध्यापिका डॉक्टर राजबाला ने बताया कि स्कूल की 2 छात्र शशि व साक्षी ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में संवाद में भाग लिया। छात्राओं ने श्री कृष्ण व अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए गए संवाद का चित्रण किया और गीता के उपदेशों के माध्यम से संदेश भी दिया है कि हमें गीता के उपदेशों का जीवन में पालन करना चाहिए। युवाओं को गीता से प्रेरणा लेनी चाहिए। और प्रतिभागी साक्षी ने बताया कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के संवाद को उन्होंने प्रस्तुत किया। ये संदेश दिया कि मनुष्य को निष्काम भाव से काम करनी चाहिए। जिला स्तर पर गीता महोत्सव की तैयारियां चल रही है, उसकी एक प्रतियोगिता हमने कराई है, जिसमें हमने 5 प्रतियोगिताएं रखी थी, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन है, लेखन प्रतियोगिता है, इसके साथ साथ संवाद प्रतियोगिता है और भाषण प्रतियोगिता के हमने आज कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। उसके साथ श्लोक उच्चारण का भी हमने यहाँ प्रतियोगिता कराई गई है। यह प्रतियोगिता पिछले दिनों पहले ब्लॉक स्तर पर कराई गई थी। इसके बाद सभी ब्लॉकों से प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो बच्चे आए थे, आज उनका जिला स्तर पर ये प्रतियोगिता कराई गई है। इसके बाद राज्य स्तर पर कुरुक्षेत्र में 14 तारीख को होने वाली प्रतियोगिता में जो बच्चे आज की इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे, वे सभी बच्चे कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और मेरे 2 बच्चे ये संवाद में आए हैं, शशि और साक्षी। तो ब्लॉक लेवल पहले विद्यालय स्तर पर कराया तो ये प्रथम आए, फिर ब्लॉक लेवल पे हम इन्हें लेके आए, वहाँ भी ये फर्स्ट आए हैं। अब जिला स्तर पर आए हैं बच्चे, तो अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। इसके बाद फिर अगर ये की पोजीशन आती है तो फिर स्टेट लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये जो प्रतियोगिता है, इसका उद्देश्य क्या है, किस तरह से, किस लिए कराई जा रही है? ये अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ने के लिए, गीता है हमारा धर्म ग्रंथ है और कर्म के लिए एक बहुत उपयोगी ग्रंथ है कि कर्म कैसे करने चाहिए, हमें शुभ कर्म करने चाहिए। तो वही संदेश गीता के माध्यम से दिया गया है ताकि ये जन जन में, बच्चों में, क्योंकि हमारी जो ये बच्चे हैं ये हमारे भावी, हमारी आने वाली संतति है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब यूपी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव 2022 के लिए महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी है। अब जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जाए। ये काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40% सीटों पर महिला उम्मीदवार को उतारने का फैसला लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन संसद व विधानसभाओं में महिला की 50% हिस्सेदारी होगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बैठक को संबोधित किया। इसमें कांग्रेस पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि आइए उन 700 किसानों का सम्मान करें जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। मोदी सरकार किसानों और आम लोगों के प्रति असंवेदनशील है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से हर परिवार का मासिक बजट बढ़ता जा रहा है। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने आगे कहा कि हम सीमा मुद्दों पर संसद में पूर्ण चर्चा की मांग करते हैं। वहीं 12 सांसदों के निलंबन पर गांधी ने कहा कि ये अस्वीकार्य है। हम निलंबित सांसदों के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, चीन के कब्जे, सबकी जड़ एक ही है।
मोदी सरकार का अहंकार, मित्र प्रेम व विफलता, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के साथ ही हम कांग्रेस शासित राज्यों में जनता के मुद्दों को सुलझा रहे हैं, जन के मन की बात सुन रहे हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।